गोड्डा में पिछले कई महीनों से ईसीएल ललमटिया को लेकर छिड़े घमासान ने आज उग्र रूप ले लिया। हजारों की संख्या में ग्रामीण पुलिस जवानों से भिड़ गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन उग्र भीड़ तब भी शांत नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि कल प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत करने का कोशिश कर रहा था। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। एसडीपीओ शिव शंकर तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों के साथ हुई इस भिड़ंत में कई पुलिस जवान को तीर लग गई, जिससे वो घायल हो गए। एक पुलिस जवान की हालत गंभीर है, जो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। इधर गांव से कई लोग गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया है या वो खुद कहीं गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी कारण उन पर लाठीचार्ज किया है। बिहार में इन दिनों ज्वेलरी की दुकान पर चोर लगातार हाथ साफ कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से गहने की दुकान में चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। पहली घटना मुंगेर की है। मुंगेर के हरपुर थाना से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर ज्वेलरी दुकान में रखे लगभग 3 लाख के जेवरात समेत 10,000 रुपए नकद की चोरी हो गई। वहीं अररिया की काली मंदिर चौक पर अजय ज्वेलर्स में शटर काटकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर में भी देर रात सकरा थाना क्षेत्र के मारकन रेलवे गुमटी के पास हरिओम कृष्णा ज्वेलर्स को चोरों ने एक हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया। हालांकि चोर इस बार चोरी करने में नाकाम रहे। चोरों के आतंक से स्वर्ण कारोबारी में दहशत है। कब किसकी दुकान को चोर अपना निशाना बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं एक साथ इतनी चोरी के घटनाओं के सामने आने से पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बगहा के नरवल बरवल पंचायत के पिपरा गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। ससुराल वालों का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है, जबकि मायके वालों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है और फिर उसे फंदे में टांग कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों के मुताबिक महिला 8 दिन पहले ही बगहा में अपने मायके से ससुराल पिपरा गई थी। लड़की की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को उसकी सास प्रताड़ित करती थी, इसलिए उसकी बेटी मायके में ही रहा करती थी। लेकिन दामाद के कहने पर उसने 1 सप्ताह पहले बेटी को ससुराल विदा किया था। मृतक की मां ने बताया कि जिस झोपड़ी के घर में उसकी बेटी रहती थी, उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट है और उसकी बेटी की हाइट भी तकरीबन उतनी ही है। ऐसे में वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? घटना की सूचना के बाद नगर थाना की पुलिस पिपरा गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुत्ते अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं और इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिखाया है। पटना के गौरीचक गांव के एक पालतू कुत्ते ने अपनी जान देकर परिवार के सभी सदस्यों की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि नागेश्वर राय के 2 मंजिला घर में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। आग देखते ही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे घर वालों की नींद टूटी और परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान घर के दरवाजे पर बंधे कुत्ते की जलने से मौत हो गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखे लगभग 10 लाख नगद रुपए, 8 से 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात, 3 मोटरसाइकिल समेत घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। लेकिन घर के कुत्ते ने अपनी जान देकर परिवार के बाकी सदस्यों को बचा लिया। इन गलियों को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर 6 रैकेट का गंदा खेल खेला जा रहा था। सीतामढ़ी के नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस 6 रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने बजरंग सिनेमा रोड में एक आवासीय मकान में छापेमारी की और 3 कॉल गर्ल और एक संचालक समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस घर में काफी लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये ठिकाना सीतामढ़ी के महिला थाने से महज कुछ ही दूरी पर है।
कुछ महिलाएं मिलकर पुलिस की नाक के नीचे इस धंधे को चला रही थी और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी। जब दिल्ली के एनजीओ ने पुलिस को इसकी शिकायत की तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। एनजीओ के ही शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां से 2 नाबालिग कॉल गर्ल समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के भगवानपुर में पटना से आई आयकर विभाग की टीम ने जिले के सबसे प्रसिद्ध मिठाई दुकान साहू मिष्ठान भंडार पर दबिश दी। आयकर विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने साहू होटल और होटल मालिक के 2 आवास पर छापेमारी की। इस दौरान कागजातों को बारीकी से खंगाला गया। जानकारी के मुताबिक मिष्ठान भंडार के मालिक और दुकान पर आय के अनुसार टैक्स जमा नहीं करने का आरोप लगा है, जिसकी जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं होटल मालिक का कहना है कि वो जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स भी समय पर भरते हैं। बावजूद इसके टीम छापेमारी करने पहुंची है। होटल मालिक ने कहा कि उन्होंने टैक्स की चोरी नहीं की और उन्हें विभाग की कार्रवाई से भी कोई आपत्ति नहीं है। वो टीम का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी को लेकर फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा को लेकर कटिहार प्रशासन ने दिव्यांग पिंकी और उनकी टीम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पिंकी और उनकी पूरी टीम को विकास भवन की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग करने का जिम्मा सौंपा गया है। मिथिला पेंटिंग के जरिए सामाजिक जागरूकता का संदेश देने की भी जिम्मेदारी पिंकी और उनकी टीम को दी गई है, जिसे पूरा करने के लिए पिंकी और उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। बाल विवाह, नशा मुक्ति, जल जीवन हरियाली और कई सामाजिक जागरूकता के मुद्दे पर विकास भवन के दीवारों पर तैयार किए जा रहे पेंटिंग विकास भवन की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। रंग बिरंगी पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने की इस पहल की काफी सराहना भी हो रही है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को लेकर पिंकी और उनकी टीम काफी उत्साहित है। पिंकी के इस जज्बे की हर कोई वाहवाही कर रहा है। नवादा में एक बार फिर से पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफिया अवैध तरीके से जंगली इलाकों में शराब बना रहे थे, जहां छापेमारी कर पुलिस ने अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में अकबरपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ के कोलवा पहाड़ी के पास लगभग 8000 लीटर महुआ जावा को नष्ट किया गया। वहीं शराब चुलाने वाले उपकरण को भी जब्त किया गया है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर तैयार शराब को भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस के आने की सूचना मिलते ही तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस तस्करों का पता लगाने में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार छापेमारी कर शराब भट्टियों को ध्वस्त करती है, लेकिन शराब माफिया बार बार घने जंगलों का फायदा उठाकर फिर से अवैध शराब का निर्माण का काम शुरू कर देते हैं। सिवान में हुई एक बाइक चोरी की लाइव तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये कब का वीडियो है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक के इर्द गिर्द काफी देर से घूम रहा होता है और समय मिलते ही मास्टर की से बाइक का लॉक खोलकर मौके से बाइक लेकर 9-11 हो जाता है। घटना आंदर थाना क्षेत्र के आंदर बाजार की बताई जा रही है। बताया जाता है कि एक युवक अपने स्प्लेंडर बाइक से आंदर बाजार में खरीदारी करने के लिए आया था। बाइक सड़क के किनारे खड़ी करके वो बाजार में सामान खरीदने के लिए चला गया। इसी दौरान चोर ने बाइक चोरी कर ली। बाइक चोरी की ये वारदात पास के ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। हाजीपुर की 2 महिला सिपाहियों की बहादुरी की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है। इन 2 जाबाज सिपाहियों ने अपनी सूझबूझ से बैंक को लूटने से बचा लिया।
मामला सदर थाना क्षेत्र के सिंधुआरी का है, जहां दोपहर करीब 11:15 बजे 3 लुटेरे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में घुस रहे थे, पर बैंक के गेट पर तैनात महिला सिपाही जूही और शांति ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद अपराधियों ने पिस्टल निकाल ली, लेकिन सिपाही बिना डरे अपराधियों से भिड़ गयी। इस बीच अपराधियों ने महिला सिपाहियों का हथियार छीनने की भी कोशिश की, उनके साथ मारपीट करके बैंक में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सिपाही जूही के दांत में चोट भी लग गई। फिर जूही ने जैसे ही अपराधियों पर फायरिंग करने के लिए राइफल उठाई, वैसे ही अपराधी भाग खड़े हुए और इस तरह इन सिपाहियों ने बैंक में रखे 26 लाख रुपए लूटने से बचा लिए। महिला सिपाहियों के हौसले की हर तरफ वाहवाही हो रही है। वहीं एसपी ने दोनों सिपाहियों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान कर दिया है। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान के जानवर और पक्षी अब सुरक्षित नहीं हैं। दिन के उजाले में उद्यान की दीवार तोड़ दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। दीवार के टूट जाने से उद्यान में मौजूद जानवर और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सीसीटीवी में दीवार तोड़ने की पूरी वारदात कैद हो गई है। बता दें कि अपराधी लगातार अलग अलग इलाकों में बीएसएल की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। बावजूद इसके अब तक ना तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की है और ना ही बीएसएल प्रबंधन को इसे रोकने में कामयाबी मिली है। चोरों ने पहले लेक रोड में सड़क के किनारे लगे लोहे के ग्रिल की चोरी की। इसके बाद सेक्टर 4 से पुस्तकालय मैदान जाने वाले हैप्पी स्ट्रीट लिखे प्रतीक चिन्ह को गायब कर दिया था और अब चोरों ने जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की दीवार तोड़ दी है। फिलहाल बीएसएल प्रबंधन अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीर है पटना के पीएमसीएच के न्यूरो वार्ड की, जहां कल अचानक फॉल सीलिंग गिर गई। फॉल सीलिंग गिरने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय न्यूरो वार्ड में कोई मौजूद नहीं था, वरना सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि बीएमएसआईसीएल ने 3 साल पहले ही फॉल सीलिंग का निर्माण कराया था, जिसमें लाखों रुपए की लागत आई थी, लेकिन 3 साल के अंदर ही ये फॉल सीलिंग धड़ाम करके गिर गई। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकारी अस्पताल की छत या दीवार टूटने की खबर आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद घटिया निर्माण का काम बंद नहीं होता है और अस्पताल में इलाज कराने आ रहे लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है। सरकारी अस्पताल होने की वजह से पीएमसीएच में ज्यादातर गरीब परिवारों के लोग आते हैं ताकि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सके, लेकिन यहाँ तो उनकी जान के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। हाथ से बने फर्नीचर के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ के कारीगरों द्वारा हिमाचली सागवान की लकड़ी पर उकेरे डिजाइन लोगों को पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई का आलम ऐसा है कि लोग पसंद करने के बावजूद भी अधिकांश लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। बांका जिले के बौंसी में लगने वाले बौंसी के वार्षिक मेले में देश के अलग अलग कोने से व्यवसायी अपने सामानों की बिक्री करने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें यूपी के सहारनपुर के फर्नीचर व्यवसायी भी पहुंचे हैं। मेले में लगे सहारनपुर फर्नीचर की खूबसूरती देखते ही बनती है। फर्नीचर के पास ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है। लोग फर्नीचर पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन दाम सुनते ही खरीदने का इरादा छोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसे व्यवसायियों की माने तो वो इस मेले में पिछले कई सालों से आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते पिछले सालों के मुकाबले कमाई कम हो गई है। नवादा के जननायक कर्पूरी छात्रावास की रसोई में सीएम नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी चल रही है। दरअसल 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत नवादा पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम सदर प्रखंड के भगवानपुर गांव के टोला का भी निरीक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा बुधौल स्थित जननायक कर्पूरी छात्रावास में भी वो छात्रों से मिलेंगे और इसी छात्रावास में जीविका के द्वारा संचालित रसोई का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद भी चख सकते हैं। ऐसे में सीएम के स्वागत की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। 2 दिन पहले से ही छात्रावास में जीविका रसोई की शुरुआत कर दी गई है और छात्रों को पौष्टिक खाना मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जीविका दीदियां भी काफी उत्साहित हैं।
रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में पाली गांव के किसान परंपरागत खेती छोड़कर सीप पालन कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि सीप की खेती से उन्हें काफी लाभ हो रहा है। सीप की खेती कर रहे घनश्याम महतो के मुताबिक 14 महीने में सीप से मोती तैयार हो जाता है। 1.5 लाख की लागत से 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी भी होती है। किसान सत्यनारायण रामदांगी के मुताबिक सीप पालन से उन्हें दोगुने से तिगुना मुनाफा हो रहा है। बता दें कि अब तक झारखंड में दक्षिण भारत से सीप लाई जाती थी, लेकिन अब किसान खुद ही सीप पालन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहली बार सीप पालन कर रहे किसान काफी उत्साहित हैं। पाली के किसानों को देखकर दूसरे किसान भी सीप पालन की ओर रुख कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। गढ़वा के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से आतंक मचा रहे तेंदुए को अब मारने की अनुमति दे दी गई है। यह आदमखोर तेंदुआ अब तक 3 बच्चों की जान ले चुका है, जबकि 3 लोगों को अब तक घायल भी कर चुका है। कई पशु भी इसका निवाला बन चुके हैं। पिछले 15 दिनों से गढ़वा वन विभाग की टीम तेंदुए को मारने की अनुमति मांग रही थी। तेंदुए के आतंक को देखते हुए हैदराबाद के मशहूर शूटर नवाब सफत अली खान और उनकी टीम को भी बुलाया गया है, जो जंगल के अलग अलग इलाकों में कैंप कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के पीसीसीए ने इस शर्त पर तेंदुए को मारने की अनुमति दी है कि पहले तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाए। अगर वो पकड़ में नहीं आया तो उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन अगर तब भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आता है तब उस पर गोली चलाई जा सकती है। तेंदुए के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं वन विभाग की तरफ से लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी है। मार्शल आर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लोग अक्सर आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखते हैं, लेकिन जमशेदपुर में अब मार्शल आर्ट को आत्मरक्षा की कला के साथ साथ खेल के रूप में भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें खतरनाक किक के साथ ट्रिकिंग, ट्रबलिंग और बैटल को हैरतअंगेज तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो खेल विदेशी है, लेकिन अब भारत में भी इसे बढ़ चढ़कर खेला जा रहा है। जमशेदपुर के वर्माइंस क्लब में भी इस खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और जज के रूप में जर्मनी से करण अदजी मोरो और मुंबई से लक्ष्मण विश्वकर्मा उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर के युवाओं को मार्शल आर्ट, बॉडी फिटनेस के साथ डांस के नए रूप से परिचित कराना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना था। इस खेल में झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी युवा शामिल हुए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूर्णिया के बरहरा कोठा थाना के डाढ़ी गांव में पूर्व वार्ड पार्षद के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां उसने एक लड़की की पीट कर हत्या कर दी। वहीं एक महिला समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुरली मंडल और प्रभु मंडल में पैसे का लेन देन था। मामूली बात को लेकर प्रभु मंडल के बेटा रुपेश और मनोज मंडल ने मिलकर मुरली मंडल के परिवार के साथ मारपीट की। इसी दौरान उसने मुरली मंडल की बेटी गुंजा के सिर पर रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। बाद में देर रात पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में मुरली मंडल की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़हरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बेगूसराय में 1 जनवरी से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अपनी बेटियों के साथ किसी अनहोनी की आशंका से मां का रो रो कर बुरा हाल है। लापता लड़कियों की मां ने बताया कि 1 जनवरी को उसकी बेटी नववर्ष की शुभकामना कार्ड देने के लिए घर से निकली थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी है। पुलिस के पास जाने पर भरोसा देकर लौटा दिया जाता है। थक-हार कर परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर हेडक्वार्टर डीएसपी निशिता प्रिया से न्याय की गुहार लगाई है। इस सनसनीखेज मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नेहा राठौर और अंकित कुमार ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की
और जल्द बरामदगी का भरोसा दिलाया। वहीं डीएसपी निशिता प्रिया ने बताया कि फिलहाल दोनों लापता नाबालिग लड़कियों की पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन बच्चियों को बरामद करती है। बिहार सरकार यातायात को लेकर कई परिवहन योजनाएं बनाती है, लेकिन जब बात उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की होती है तो अक्सर प्रशासन उदासीन नजर आता है। मैदान में खड़ी 100 से भी ज्यादा ग्रीन बस इस बात की गवाही दे रही है। बिहार में दूषित हो रही हवा के AQI में सुधार लाने के लिए और शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने 100 से ज्यादा ग्रीन बसें खरीदी थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अब ये बसें परिवहन भवन में खड़ी खड़ी धूल फाक रही हैं। जब न्यूज 18 ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि इन सभी बसों का RTO से रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है। लिहाजा शहर को प्रदूषण से बचाने के मकसद से खरीदी गई ये बसें अब खुद धूल फाक रही है। अगर इन बसों का RTO से रजिस्ट्रेशन सही समय पर करा लिया गया होता तो शहर वासियों को कितनी सहूलियत होती। बसों में धक्का खाने के बजाय लोग 100 से ज्यादा बसों में आराम से सफर करते। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में पुलिस ने एक युवती को बेसुध हालत में बरामद किया है। जब पुलिस ने महिला को बरामद किया उस समय वो बेहोशी की हालत में थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उसे इलाज के लिए एम्स भेजा। महिला जब होश में आई तो उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। उसने अपनी ननद और ससुराल वालों पर हाथ पैर बांधकर फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वो परसा की रहने वाली है और उसका ससुराल बाढ़ में है। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वो अपनी मां और भाई के साथ खगौल में रहती थी। उसने बताया कि वो अपने पति को तलाक भी देने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरभंगा DMCH परिसर में बने आधुनिक सुविधा से लैस पावर ग्रिड विश्राम सदन को आखिरकार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये विश्राम सदन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और इसका उद्घाटन खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा पिछले साल 19 अक्टूबर को किया गया था। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण ये विश्राम सदन आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था। इस विश्राम सदन में मरीज के परिजनों को रहने की अनुमति तो होगी, साथ ही OPD में दिखाने वाले मरीजों के लिए भी विश्राम सदन में ठहरने की अनुमति होगी। इसके लिए मात्र 70 रुपए प्रति बेड के हिसाब से सुविधा शुल्क देना होगा। हालांकि इस विश्राम सदन में ठहरने के लिए अस्पताल में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर लोगों के पहचान पत्र के साथ ठहरने की इजाजत मिलेगी। विश्राम सदन के पास एक कैंटीन और दवा खाना भी खोला गया है, जहां किफायती दाम पर खाने पीने के सामान और दवाइयां भी मिलेंगी। लखीसराय में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। खाद की किल्लत को लेकर किसानों का हंगामा जारी है। खाद लेने के लिए सैकड़ों किसान सुबह 4 बजे से ही बिस्कोमान भवन के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन बिस्कोमान भवन में सिर्फ 180 बोरा यूरिया खाद उपलब्ध है। किसानों ने बताया कि इस बार धान की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई थी और अब गेहूं की खेती के लिए भी यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। बिस्कोमान भवन में मात्र 180 बोरा यूरिया खाद ही बचा है, जबकि किसानों की लंबी कतार देखी जा रही है। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान काफी निराश हैं। खाद को लेकर लगातार किसान हंगामा कर रहे हैं। वहीं बिस्कोमान प्रबंधक बताते हैं कि भीड़ के कारण खाद बांटने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही किसानों की संख्या के मुकाबले खाद बहुत ही कम उपलब्ध हो पाया है। ऐसे में सभी किसानों को खाद दे पाना प्रबंधन के लिए चुनौती बन गया है। छपरा में एक शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जहां प्यार में पागल एक शादीशुदा युवती ने पूरे गांव के सामने अपने प्रेमी से शादी रचा ली।
मामला मकेर थाना के कपशाहर गांव का है। बताया जा रहा है कि कपशाहर गांव के पंकज मांझी को गांव की ही एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। मंगलवार की रात महिला युवक के घर जा पहुंची। महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपके उसके कमरे में गई थी कि तभी युवक के घर वालों ने उसे देख लिया। हंगामा हुआ तो महिला के परिजनों को भी बुलाया गया। जब दोनों की मर्जी पूछी गई तो उसने कहा कि उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की ठान ली है। लड़के की भी यही मर्जी थी, जिसके बाद गाँव वालों ने दोनों की शादी करा दी। प्रेम प्रसंग की शादी देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अब इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।